जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। उम्मीद होंगे आप सभी जो लोग हैं जो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और हम जो है 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम जो है 25 प्रश्न किसके करते हैं, जीके के करते हैं, और 25 साइंस के करते हैं। तो ये अपना कौन सा पार्ट हो चुका है भाई, ये 5वां पार्ट आज होने वाला है। और क्लासेस आपको कैसी लग रही है मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास एंड होने पर। आज के अपन नए प्रश्न लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज की क्लास में। 2 बजे अपने जीके की क्लास होगी, 3rd पार्ट होगा, और शाम को 8 बजे साइंस की क्लास होगी। तो जो रेगुलर नहीं देख रहा है वो रेगुलर रहिए भाई, जून के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है और ये चीज कंफर्म हो चुकी है भाई, जून के अंदर एग्जाम होगा। तो जो बच्चा अभी नया जुड़ा है उनको मैं बता देता हूँ, रोज सुबह 8 बजे अपनी 50 क्वेश्चन की क्लास होती है, दिन में 2 बजे जीके की चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की क्लास होती है, और रात को 8 बजे जो है क्या होती है अपनी साइंस की चैप्टर वाइज क्वेश्चनों वाली क्लास होती है, क्योंकि जून के अंदर एग्जाम है तो अच्छी तैयारी हमको करनी है। तो आज की क्लास को अपन शुरू करेंगे और आपके जो 50 प्रश्न है उन्हें सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है आपको जरूर से नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि जो भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। मसौदा एक प्रकार का मसाला, ठीक है। अब मसाला इन द सेंस आपको वो कूटने वाला मसाला नहीं समझना है, मैं आपको इस तरीके चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारतीय मसौदा का इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट। क्या कहते हैं भाई, ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए संविधान अपने को कोई चीज़ तैयार करनी है, जैसे मान लो मेरे को कोई वीडियो तैयार करनी है, जैसे आज मेरे को ये वीडियो तैयार करनी थी, तो मैं क्या करूँगा, पहले सारी चीज़ें इकट्ठा करूँगा, फिर उसके अंदर से चेक करूँगा क्या ये सही है क्या ये गलत है, फिर उसके अंदर डालूंगा। इसी प्रकार से भारतीय संविधान को जब तैयार करा जा रहा था तो उन्होंने क्या करा, पहले हर जगह से चीज़ें इकट्ठा करी, बोले यहाँ से ये चीज़ लेनी है, तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, मसौदा समिति हो गई, ठीक है। तो मसौदा किसने तैयार करा था, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इन्होंने ही जो मसौदा तैयार करा था। मतलब कई सारे देशों से जो है इन्होंने संविधान की चीजें छाटी, फिर जो भारतीय संविधान सभा की जो वो थी क्या बोलते टीम थी, उन्होंने क्या करा था, आपस में मिले, सारे एक साथ बैठे और उस पर विचार विमर्श करा, जो भारत का वर्तमान क्या बोलते हैं संविधान है उसे तैयार करा, ठीक है। तो जो मसौदा था वो किसने तैयार करा था, BR अम्बेडकर ने तैयार करा था, और मतलब मटेरियल जो था उन्होंने तैयार करा, उस पर सभी ने विचार विमर्श करा और पूरा जो है भारत का वर्तमान संविधान बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने संविधान सभा पढ़ी है तो इसके अंदर ये सवाल ज़रूर आया होगा। दोस्तों एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर जो हमारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, अगर उनके अंदर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं इस सीरीज़ के अंदर डाल दिया करूँगा, तो आपको वो भी देखना है और ये भी देखना है। इसके बारे में संविधान सभा के बारे में हमने अच्छे से कल 2 दिन से बात कर रहे हैं, तो आप जाकर के वो सीरीज़ देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 1872 को, 1881 को, 1901 में, या फिर 1947 में। दोस्तों मैं बता देता हूँ, भारत की जो पहली जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी और 1872 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मैं बता देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम द्वारा करी गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता देता हूं, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया आपको कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, भारत है। और आगे प्रश्न पे चलते हैं, और यहाँ पर अपना 5वां प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू करी गई थी। मतलब जो पंचायती राज जो शुरू हुआ था वो जो है सबसे पहले कौन से राज्य में शुरू हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान में शुरू हुआ था, ठीक है। और किस वर्ष शुरू हुआ था इसके बारे में हमने डिटेल बात कर रखी है, तो आप जो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला है, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी। तो बता देता हूँ, 16 अप्रैल 1853 को भारत की प्रथम रेल चली थी।
ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर के राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? आज हमने जो संविधान सभा के स्त्रोत पढ़े थे उसमें पढ़ा था अनुच्छेदों में कि राष्ट्रपति जो है आपातकालीन स्थिति या फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, तो वो कितनी अवधि तक कर सकता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, 6 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो कितनी अवधि तक लागू होता है भाई? केवल 6 महीने तक लागू हो सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ निर्णय लेना होता है और आगे अपना प्रोसेस सही करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। असम जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या फिर यहाँ पर सबसे अधिक चाय उत्पादित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये जो है गोरखपुर में है। कहाँ पर है भाई? गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अच्छा और स्टैटिक जीके का प्रश्न है तो आप जरूरी से याद रखिएगा। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। दोस्तों बता देता हूं भारत में सबसे अधिक बांध जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? ए जोग फॉल्स, केशवपुर झरना, दूध सागर जलप्रपात, त्रिकुट जलप्रपात। दोस्तों बता देता हूं जो जोग फॉल्स जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे है? जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। दोस्तों बता देता हूं बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार ये भर्ती के अंदर पूछा गया था। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसे याद रखिएगा। यहां पर इसने पूछा है जनसंख्या घनत्व, अगर ये पूछ लेता सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा तो यूपी हो जाता, और इसने पूछा जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है तो बिहार का है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, यानी कितनी मूल भाषाएं भारतीय संविधान में है? ठीक है, तो लगभग 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारित है या मूल रूप से जोड़ी गई हैं। ठीक है, अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह टाउन कौन सा है या फिर बंदरगाह कौन सा है? तो ए कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई। दोस्तों मैं बता देता हूँ बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर सारे शिप वगैरह इकट्ठा होते हैं और जहाँ पर जो है व्यवसाय या फिर बिजनेस करा जाता है शिप के थ्रू, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बता देता हूँ पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि आपका जो है अगले महीने यानी कि आज से ठीक 1 महीने बाद में पृथ्वी दिवस है, तो आपको याद रखना है भाई, है ना। अगला है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ए पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो मैं बता देता हूं भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। यहाँ की राजधानी लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला है किसे बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्रा, सी दामोदर या फिर महानदी। दोस्तों बता देता हूं कि बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कल की क्लास के अंदर भी शायद ये क्वेश्चन था और वहां पर था कि बंगाल का शोक जो है हुगली नदी को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है।
जो क्या बोलते हैं इसे, दामोदर नदी है जो है वो, सॉरी, हुगली नदी जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। तो अगर दामोदर नदी आ जाता है या फिर हुगली नदी आ जाता है तो दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, या फिर दामोदर नदी होता है या फिर हुगली नदी होता है, तो दोनों ही जो है राइट हो जाते हैं। बंगाल का शोक या फिर दामोदर नदी को या फिर हुगली नदी को कहा जाता है, क्योंकि हुगली नदी जो है दामोदर नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे अधिक जो है सोने का उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों बता देता हूँ, सबसे अधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक में होता है। अब कर्नाटक के अंदर अगर आप ऐसे याद करो तो KGF पिक्चर भी बनी थी, कोलार गोल्ड फील्ड, तो वहाँ पर गोल्ड की थी। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। सोने का उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। हीरे की बात करें तो पन्ना जो जगह है वहाँ पर होता है। ठीक है, अगला है रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय धरोहर, पर्यावरणीय नीति, विलुप्त प्राय जीव या प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विलुप्त प्राय जीव जो उससे क्या है, ये संबंधित है रेड डेटा बुक। ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी है, जितने भी विलुप्त प्रजातियां हैं उनके बारे में इस बुक के अंदर जानकारी दी गई है ना। अगला है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? ठीक है, पनडुब्बी जो सबमरीन होती है ना, वाटर पानी के अंदर रहती है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS चक्र, INS विराट। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? अरिहंत थी, यानी INS इस तरीके से लिख सकते हैं, INS अरिहंत जो है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। ठीक है भाई, अगला है भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य, कृषि उत्पादक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है, यानी कि जो खेती द्वारा उत्पादित करने वाला सबसे उत्पादक पदार्थ कौन सा है? तो चावल है, गेहूं है, गन्ना है और मक्का। ये चारों आपके सामने ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। चावल जो है सबसे बड़ा उत्पादक कृषि उत्पादक पदार्थ है। ठीक है, अगला है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की पूछ रहा है दोस्तों, भारत की नहीं पूछा है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भाई मैं बता देता हूँ, आपके जो 25 प्रश्न है ना जीके के, वो समाप्त हो चुके हैं। अब जो आएंगे वो साइंस के प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है साइंस का। पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? प्रकाश जो होता है उसका वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक निर्वात में होता है, सबसे कम पूछे तो कांच में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था भाई वाटसन और क्रिक ने। किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांघ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो मैं बता देता हूँ, सबसे अधिक जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि लगभग 78% पाई जाती है। अगला है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है पाचन तंत्र में अम्लीय वातावरण बनाए रखने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? दोस्तों पाचन तंत्र में अम्लीय वातावरण, यानी कि जो एसिड होता है ना पेट में, जब ये भी एसिडिटी इसलिए होती है क्योंकि एसिड आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा एसिड खाना वाला खा के। तो कौन सा एसिड जो है बढ़ता है, या फिर कौन सा हमारे अम्ल या एसिड हमारे पेट के अंदर होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल हमारे पेट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अगला है न्यूटन का कौन सा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच में संबंध बनाता है? तो दूसरा नियम है बल इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू
तुरंत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज की क्लास के अंदर भी करा था हमने, जो साइंस की क्लास हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन था, उसके अंदर केवल फॉर्मूला था और यहाँ पर ये प्रश्न पूछ लिया है। अगला है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि द्रव चालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैं बता देता हूँ, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल का सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है दूध में कौन सा प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मैं बता देता हूं, दूध के अंदर सर्वाधिक जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो है दूध के अंदर केसीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? केसीन प्राप्त होता है, जो कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि लीवर है, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट समुद्र तल पर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? पानी का जो क्वथनांक है वो समुद्र तल पर यानी कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 या फिर 120 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों मैं बता देता हूं, जो पानी का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो मैं बता देता हूं, कोशिका का शक्ति केंद्र जो है किसे कहा जाता है भाई? जो ए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस या फिर शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है ओजोन परत किस गैस की अधिकता में क्षतिग्रस्त होती है? तो ओजोन परत जो है अगर उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा अधिकतम हो जाता है तो इस वजह से जो है क्या हो जाता है? वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्षतिग्रस्त यानी डैमेज हो जाती है, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या उत्पादित होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पादित होता है? तो मैं बता देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या उत्पादित होता है भाई? तो ऑक्सीजन गैस उत्पादित होती है। और ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों में खाना बनाने की विधि होती है। जब पेड़ पौधे जो क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और भोजन को खाते हैं और उस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। अगला है परमाणु का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? परमाणु का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? जो परमाणु सारणी है उसके अंदर सबसे हल्का तत्व कौन सा है? जो पहले नंबर पे पाया जाता है, जिसका परमाणु भार 1 होता है, जो कि हाइड्रोजन है। इसका संकेत H होता है, ठीक है। अगला है किस गैस में मिथ्या वायु यानी फॉल्स एयर कहा जाता है? किस गैस को मिथ्या वायु या फिर फॉल्स एयर कहा जाता है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हीलियम। दोस्तों मिथ्या गैस यानी फॉल्स एयर किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। बहुत ही जहरीली गैस ये मानी जाती है और ये गाड़ियों के धुओं में से निकलती है, ठीक है। ये क्या करती है? डायरेक्ट खून के अंदर जाती है और जो खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसको नष्ट करती है, ठीक है। अगला है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? यानी जो रक्त का थक्का बनता है, मान लीजिए आपके चोट लग गई और आप जो खून बहना स्टार्ट होता है तो वो कई लोगों का आपने देखा होगा खून नहीं रुकता है, तो उनमें क्या होता है? विटामिन के की कमी होती है। अगर उनके अंदर विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है तो उनको क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है परमाणु का सबसे स्थिर कण कौन सा है? परमाणु का सबसे स्थिर कण कौन सा है जो कि एक जगह रहता है, ठीक है। यानी हमने जो संरचना देखी होगी उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं और यहाँ पर प्रोटॉन पड़े हुए रहते हैं और बीच में क्या होता है? न्यूट्रॉन एक जगह स्थिर रहता है और ये सभी क्या कर रहे होते हैं? इसके चारों तरफ गति लगा रहे होते हैं। तो सबसे स्थिर कण कौन सा माना जाएगा? न्यूट्रॉन जो है सबसे स्थिर कण माना जाएगा, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है भाई। अगला है बैटरी में प्रयुक्त प्रमुख तत्व कौन सा है? बैटरी के अंदर सबसे प्रमुख तत्व जो कि प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा है? तो वो है भाई लिथियम। आपने देखा होगा जो बैटरियां होती है वो किसकी बनी होती है भाई? लिथियम की बनी होती है, उसके अंदर लिथियम भरा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस अंग से होता है? भाई जो इंसुलिन है उसका स्त्राव किसके द्वारा होता है? तो मैं बता देता हूँ, ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो है इंसुलिन का स्त्राव किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी
राइट हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा करा जाता है या फिर पेनक्रियाज द्वारा करा जाता है। अगला है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है? तो दोस्तों इसके बारे में हमने जो साइंस स्पेशल क्लास उसके अंदर बात हुई थी कि द्रव्यमान यानी मास का क्या होता है? केजी एसआई मात्रक होता है। ठीक है, इसको मूल मात्रों में भी ऐड कर रखा है। अगला है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है भाई? एम्पियर होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की जो ताल है वो अधिकतम किस में होती है भाई? ठोस के अंदर होती है। अगला है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ऐसे विटामिन जो कि जल में घुलनशील हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील वाले विटामिन कौन कौन से है? विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे विटामिन है जो कि जल में आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। अगर आपसे वसा में पूछे तो कीड़ा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, KEDA विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। यहाँ पर आपके जो है विटामिन बी और विटामिन सी दे रखे हैं जो कि किसमें होते हैं? जल में घुलनशील यानी H2O में आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। यहाँ पर आपके 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। 50 में से आपका कितना स्कोर रहा आप मुझे जरूर बताइएगा। आप यार एंड में स्कोर नहीं बताते हो, स्कोर गिना करो, स्कोर बताया करो ताकि आपको पता चले कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव करिए और आप जो है इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते हुए चलिए जो नहीं आ रहा है, और इनको याद करिए अच्छे से। और मैं मिलता हूँ आपको 2 बजे दिन में, और बीच में कोशिश करेंगे अगर लाइव आने की तो लाइव भी आएंगे, वहाँ पर भी आप जुड़ के अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।